स्वागत है आपका आरजी सोशल स्टडी में। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और इसका सवाल नंबर 8 से शुरू है, इसलिए कि ये सेट 2 है। याद रखेंगे आप, ये सेट 2 है और सेट 1 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें कौन कौन से प्रश्न गेस किए हुए हैं और कौन कौन से प्रश्न है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल एक बार जाकर के जरूर देखेंगे। इसका एक सेट 3 आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्नों का सेट 3 आएगा। इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा। हमारा कोशिश यही है कि आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते चलें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सब्जेक्टिव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऑब्जेक्टिव। इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अगर साथ लेके चलते हैं तो आपका एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम और सवाल नंबर 8 से हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे कि किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिल सके और उस वीडियो को आप जल्दी से देख करके अपना सब्जेक्ट जो है क्लियर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 है कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण वसा से क्यों भिन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण वसा से क्यों भिन्न होता है। इसका जवाब होगा कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह रक्त वाहिनियों में विस्तृत हो जाता है और तब शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है। पाचन के बाद वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। यह लिम्फ वाहिनियों में विस्तृत हो जाता है और फिर वहाँ से लिम्फ द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को पहुँचाया जाता है। क्लियर है? ये प्रश्न आप एक बार से 2 बार पढ़ लेंगे तो प्रश्न भी याद हो जाएगा और जवाब भी आपका याद हो जाएगा। प्रश्न याद करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब तक प्रश्न आपका याद नहीं रहेगा कि कौन से प्रश्न का क्या जवाब होगा, तब तक आप कहाँ से जवाब दे पाएंगे। इसलिए प्रश्न को तो बिल्कुल ही समझते चलेंगे। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है जो मनुष्य के ऊतकों में एकत्र होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है जो मनुष्य के ऊतकों में एकत्र होती है। इसका जवाब होगा कि मानव ऊतकों में उपापचय के दौर में उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विस्तृत होकर उनके रासायनिक अवयवों से संयोग कर विभिन्न रूपों में रक्त के साथ फेफड़ा में पहुंचकर उसकी गुहिका में विस्तृत होकर वायु मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आ जाती है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। उच्च वर्ग के जंतुओं में सांस लेने की क्रिया का वर्णन करें। उच्च वर्ग के जंतुओं में सांस लेने की क्रिया का वर्णन करें। इसका जवाब हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यह एक तकनीकी क्रिया है जो मुख्य चरणों में पूरी होती है, यानी कि 2 चरणों में। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला निःश्वसन और दूसरा है उच्छ्वसन। ठीक है, तो पहले हम निःश्वसन के बारे में जानेंगे। इसमें वातावरण से ऑक्सीजन अंदर ली जाती है जो फेफड़ों में जाती है और रक्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब दूसरा देखेंगे उच्छ्वसन। इस प्रक्रिया में डायफ्राम सिकुड़ता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है जिससे फेफड़े के अंदर दबाव बढ़ जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि किसी कीट की प्रत्येक कोशिका में वायु कैसे पहुंचती है। किसी कीट की प्रत्येक कोशिका में वायु कैसे पहुंचती है। इसका जवाब जानेंगे। कीटों में श्वसन वायु नलिकाओं द्वारा होता है जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं, जो शरीर के ऊतकों में सीधे वायु ले जाती है। वातावरण से वायु ट्रैक्यूल्स में प्रवेश करती है जहां से यह कोशिकाओं और ऊतकों में पहुंचती है। क्लियर है? एकदम बिल्कुल आप समझते चलेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आराम से ही देखने से और आराम से सुनने से ही आप लोगों को ये समझ में आ सकता है। सवाल नंबर 12 है कि पौधों में परिसंचरण के संबंध में वहन से आप क्या समझते हैं। सवाल नंबर 12 है कि पौधों में परिसंचरण के संबंध में वहन से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब होगा कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने की प्रक्रिया को वहन कहते हैं। यह परिसंचरण की तरह आवश्यक है क्योंकि पौधे के प्रत्येक भाग को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे पौधे इस भोजन से प्राप्त करते हैं। क्लियर है कि पौधों में परिसंचरण के संबंध वहन से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब आप जान लिए। चलिए हम सवाल नंबर 13 जानते हैं। सवाल नंबर 13 है कि मूत्र बनने की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित की जाती है। मूत्र बनने की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित की जाती है। इसका जवाब हम जानेंगे। आवश्यकता से अधिक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ जल के साथ वृक्क में रीनल धमनी द्वारा प्रवेश करते हैं जहां ये वृक्काणु द्वारा छनकर रुधिर से अलग हो जाते हैं।
ये वर्ज्य पदार्थ जल परस्पर मिलकर मूत्र का निर्माण करते हैं, जो मूत्राशय में एकत्र हो जाता है। मूत्राशय के भर जाने पर यह मूत्र वाहिनी यानी मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि निम्नलिखित के श्वसन अंग बताएं, यानी कि इनमें श्वसन अंग कौन से होते हैं। जैसे मछली, मच्छर, केंचुआ और कुत्ता, 4 का श्वसन अंग बताना है। तो जीव का नाम हम एक तरफ लिख देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा श्वसन अंग एक तरफ लिख देंगे कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है, कहाँ से सांस लेती है। तो पहले हम जानेंगे मछली का जो श्वसन अंग होता है वो गिल होता है, या कोई गिल्स भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। 2 है मच्छर यानी कि तिलचट्टा, कहाँ से लेते हैं, तो वायु नलिकाएं से। तीसरा है केंचुआ, ये त्वचा से सांस लेता है। और चौथा है कुत्ता और मानव, ये फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। यानी कि मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, मच्छर और तिलचट्टा का वायु नलिकाएं होता है, केंचुआ का त्वचा होता है और कुत्ता मानव का फेफड़ा होता है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि एस्टोमेटा और वातरंध्र क्या है। एस्टोमेटा और वातरंध्र क्या है, ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जो आपको 200 शब्द 150 शब्द से ज़्यादा मिले तो समझिए कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहले हम एस्टोमेटा के बारे में जानेंगे। एस्टोमेटा बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। अब दूसरा देखेंगे वातरंध्र, ये अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो तने के विभिन्न भागों पर पाए जाते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का सिपाही क्यों कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का सिपाही क्यों कहा जाता है। इसका जवाब होगा कि ये अमीबी आकृति की होती है। ये रक्त में उपस्थित बीमारी के कीटाणुओं को मार डालती है। ये उनसे युद्ध करती है और शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। इसी कारण उन्हें शरीर का सिपाही कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि शरीर का सिपाही किसको कहा जाता है, तो उसका जवाब होगा श्वेत रक्त कणिकाओं को। क्लियर है? चलिए हम प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसका जवाब होगा कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा रंध्रों और वातरंध्रों की सहायता से अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सवाल नंबर 18 है कि 4 रक्त समूहों का नाम बताएं, यानी कि 4 ब्लड ग्रुपों का नाम बताना है। ये आपके मैट्रिक के लिए ही नहीं बल्कि आपके जीवन में जानना जरूरी है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो पहला जो ब्लड ग्रुप होता है यानी कि रक्त समूह ए, दूसरा होता है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप बी, और तीसरा रक्त समूह होता है ए बी यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा जो रक्त समूह होता है यानी कि ब्लड ग्रुप ओ होता है।